नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इस सीरीज़ में आपको मिलेगा यूपी पीसीएस का जो प्री के प्रश्न हैं, यानी कि जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर हम हल करेंगे। इन प्रश्नों का जो हल होगा आपको विषयवार मिलेगा, यानी कि इतिहास का अलग, भूगोल का अलग, पर्यावरण का अलग, यूपी स्पेशल का अलग। इस तरीके से आपको हर एक जो सिलेबस है उसके जो प्रश्न हैं उनका आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उनको हम पार्ट वाइज कवर करेंगे और इस वाले सेशन में हम भूगोल को कवर करेंगे, जो होगा आपका ये पहला पार्ट। और बाकी की इसके सारे पार्ट जो होंगे वो आपको प्लेलिस्ट पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप जा करके उन्हें अटेंड कर सकते हैं। और जो ये एग्ज़ाम हुआ था वो 12/6/2022 को हुआ था। और इस तरीके से करते करते हम लगभग पिछले जा करके 10 वर्षों के जो प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वाले सेशन में आज का पहला प्रश्न जो क्या है। इस प्रश्न में दिया गया है, पूछा गया था हमसे कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। तो सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होने वाली जो यहाँ पर ऊर्जा है वो यहाँ पर दो हैं। पहला है ए, दूसरा है बी। बाकी बायोमास हो गया और पवन ऊर्जा हो गया। तो इनका क्या है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे या डायरेक्टली वे में सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर होता है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा के लिए अलग होता है और भूतापीय ऊर्जा ये सूर्य ऊर्जा से अलग है। नाभिकीय ऊर्जा को पाने के लिए बड़े बड़े क्या किए जाते हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। और इसी तरीके से जो भूतापीय ऊर्जा होती है, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी, इसे प्राप्त करने के लिए जो जमीन के अंदर ऊर्जा है उसका उपयोग करते हैं बिजली को बनाने के लिए। इसके लिए क्या करते हैं, जमीन में जहाँ पर ऊर्जा होती है काफ़ी गहराई में जा करके ड्रिल करते हैं और फिर वहाँ से क्या करते हैं, अपना मैकेनिज्म सेट करके फिर एनर्जी जनरेट करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित है वही हमारा उत्तर होगा। तो सही सुमेलित के लिए यहाँ पर जो विकल्प डी में दिया गया है केरल, तो केरल क्या है, रबर का एक उत्पादक है, अच्छा उत्पादक है। बाकी यहाँ उत्तर प्रदेश जो दिया गया है तो इसके लिए गेहूं उचित होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। बाकी असम की अगर बात करें तो असम में बहुत सारी जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं, लेकिन अगर इसमें बात करें तो वो चाय हो जाएगा। और असम में चाय के अलावा जूट हो सकता है और भी बहुत सारी फसलें जो वहाँ पर उगाई जाती हैं। और असम में और मुख्यतः अगर बात करें तो चावल भी अच्छी मात्रा में वहाँ पर पैदा होता है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है गुजरात का एक सी में, तो गुजरात के लिए आप यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा मूंगफली। गुजरात में मूंगफली अच्छा उत्पादित होता है। एक रिपोर्ट है एग्रीकल्चर स्टेट बोर्ड, उसके अनुसार 40.42% जो कुल देश का उत्पादन होता है मूंगफली का, वो अकेला यहाँ पर गुजरात करता है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि केरल रबर के उत्पादन को लेकर के। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है पहाड़ी या पर्वत, और सेकंड में दिया गया है भारतीय राज्यों में अवस्थिति, कि वो उनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है बटेश्वर पहाड़ी। तो बटेश्वर पहाड़ी का जो यहाँ पर स्थान है वो बिहार में है, तो ये तीसरा हो जाएगा। और फिर बिलारी श्रृंखला, तो बिलारी श्रृंखला ये कर्नाटक में अवस्थित है। और इसी तरीके से चिन श्रृंखला ये मणिपुर में स्थित है, और ये मणिपुर से लेकर म्यांमार तक आपका विस्तृत है। मणिपुर से लेकर के म्यांमार तक चिन श्रृंखला। अब एक घोसी जो पहाड़ी है, इसका जो लोकेशन है वो हो जाएगा आपका हरियाणा। तो इस तरीके से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा 3, 4, 2, 1, ये सही सुमेलित हो जाएगा लिस्ट वाला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है या हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पर दिया गया है, पहला दिया गया है चोहाओ,
और दूसरा दिया गया है यहाँ पर लोहत्से। तो ये दोनों क्या हैं, हिमालय पर्वत की जो हैं श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं। बाकी जो अन्नामलाई हो गई और सिरुमलाई हो गई, इनकी लोकेशन क्या है, ये दक्षिण भारत की पहाड़ियां हैं या पर्वत श्रृंखलाएं हैं। चोहाव की अगर बात करें तो इसकी लोकेशन यहाँ पर ये जो पूरा हिमालय वाला रीजन है ये वाला, तो यही हिमालय वाले रीजन में स्थित है। ये काठमांडू हो जाता है और ये चोहाव का माउंट एवरेस्ट के साइड में क्या है, चोहाव आपको मिलेगा। बाकी अगर यहाँ पर बॉर्डर पर भी देखना चाहें कि जो चीन ऑक्युपाई क्या है, ये तिब्बत वाला रीजन है, प्रोविंस है, और ये नेपाल हो जाता है। तो इसके मध्य में इनकी चोहाव की लोकेशन है। अब देख लेते हैं अगला लोहत्से जो दिया गया है। तो ये भी क्या है, देखो ये लोहत्से की लोकेशन है बॉर्डर पर लगभग, और ये भी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये काठमांडू हो जाता है। बाकी ये यहाँ पर लोहत्से दिया गया है, ये वाला रीजन। अब देखते हैं अन्नामलाई हिल्स और सिरुमाली। तो अन्नामलाई और सिरुमाली ये दक्षिण भारत की हैं पहाड़ियाँ। ये देखो ये अन्नामलाई दी गई हैं जो कहाँ पर हैं, ये तमिलनाडु में मुख्यतया स्थित हैं, और इसी तरीके से सिरुमाली भी दक्षिण भारत में ही पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था भूगोल में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वही हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। पहला यहाँ पर जो दिया गया है कि एल्युमिनियम कंपनी, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और इसका जो स्थान है वो कोरबा है, तो ये सही है। बाकी एक दूसरा यहाँ पर दिया गया है INDAL यानी कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये इसकी स्थापना जो होती है वो 1938 में होती है, और ये हीराकुंड में अवस्थित है, तो ये सही हो जाता है। फिर यहाँ पर दिया गया है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि माल्को, तो इसकी लोकेशन यहाँ पर जो चेन्नई दी गई है, तो चेन्नई ना हो करके इसकी जो लोकेशन है वो मैट्टूर है। मैट्टूर यानी कि ये कहाँ पर पड़ेगा, आपका तमिलनाडु में। फिर यहाँ पर दिया गया है कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि हिंडाल्को, ये रेणुकूट में स्थित है इसकी लोकेशन। और फिर अगर इसकी स्थापना की बात करें तो वो 1958 यानी कि 1958 में। यहाँ पर माल्को की अगर स्थापना की बात करें कब ये एस्टेब्लिश की गई थी, तो ये 1965 यानी कि 1965 में ये स्थापित की गई थी कंपनी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक प्रश्न पूछा गया था कथन को लेकर के कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण बी कहा गया है। अब कथन क्या दिया गया था, कथन ए में कहा गया कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, ठीक है, किंतु यहाँ पर क्या है कि जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इसका तो कथन हो जाता है। फिर यहाँ पर दिया गया है कारण, तो कारण में क्या बताया गया है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो ये वाला जो पहला वाला कथन है ये सही है, और ये इसकी कारण क्या है, इसकी पुष्टि करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या है, सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये आगरा हो जाता है और ये दार्जिलिंग हो जाता है, ये क्या है, एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है यानी कि तापमान में अंतर होता है। उसका मुख्य रीजन यह होता है कि ये मैदानी भाग में पड़ता है, जबकि दार्जिलिंग क्या है, पहाड़ियों पर यानी कि हाई एल्टीट्यूड में। और जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो एयर के कण होते हैं यानी कि पार्टिकल्स होते हैं वो विरल होते जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, ठंड होता है, और यहाँ पर तापमान क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, आगरा में बढ़ जाता है। बस यही एक रीजन है, इसलिए आपका विकल्प भी सही उत्तर होगा यहाँ पर, यानी कि ये जो इसकी पुष्टि कर रहा है कथन की। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है और सही उत्तर हमें बताना है। तो सूची फर्स्ट में हमें क्या बता दिया गया है कि जो भारत के जलप्रपात है यानी कि वाटरफॉल्स है, और सूची सेकंड में दिया गया है अवस्थिति यानी कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है, और लोकेशन में क्या बताया गया है, जो राज्य हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया है दूध सागर, तो दूध सागर जो जलप्रपात है यानी कि वाटरफॉल है ये गोवा में स्थित है। फिर दिया गया है बी में बरकाना,
तो इसकी जो लोकेशन है वो कर्नाटक में स्थित है। अब दिया है खंडाधार, तो इसकी लोकेशन कहाँ पर हो जाएगा, आपका उड़ीसा में हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला। और इसी तरीके से पालनी, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो दूध सागर फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि जो ज्वार भाटा आते हैं उनसे जो बिजली पैदा की जाती है भारत के जो समुद्री तट हैं वहां पर, तो सबसे ज़्यादा जो पावर है वहां पर कहाँ जनरेट हो सकती है, या फिर जो ज्वारीय शक्ति है वो कहाँ पर है। यहाँ पर 4 जो विकल्प दिए गए, मन्नार की खाड़ी, केरल के तट पर, या उत्तरी सरकार तट पर, और एक खंभात का तट। तो यहाँ पर जो विकल्प डी होगा वो आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये जो ज्वारीय शक्ति की सबसे ज़्यादा जो क्षमता है ये खंभात तट पर है। ये देख पा रहे होंगे अब, ये गुजरात राज्य है और इसका ये वाला जो पोर्शन है खंभात की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, ज्वारीय शक्ति की उत्पादन तटीय क्षेत्र है जो क्या है यहाँ पर सर्वाधिक है। ये क्या हो जाता है, ये अरब सागर का पार्ट हो जाता है और यहाँ पर ये खंभात खाड़ी स्थित है। यहाँ पर क्या होगा कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, यानी कि 2.7 मीटर आता है, और जितने ज़्यादा हाई टाइड आएगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर पावर जनरेट कर सकेंगे। अब ज्वारीय शक्ति उत्पन्न कैसे होती है, अगर इसको सिंपल वे में जानना चाहें देखें, तो इसमें क्या होगा कि ज्वारीय शक्ति का एक रूप है जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण के संपर्क के कारण होने वाले ज्वार के प्राकृतिक उत्थान और पतन से उत्पन्न होती है। आपने पढ़ा होगा कि ज्वार जो भाटा जो होता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण जब खिंचाव होता है उसी के कारण ये उत्पन्न होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इधर क्या हो जाएगा, आपका चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आते हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का जो खिंचाव होता है, तभी ये ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो इनसे जो लहरें उत्पन्न होती हैं, तो इन्हीं का प्रयोग करके यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी जनरेट की जाती है, जिसे टाइडल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, टाइडल स्ट्रीम आएगी, इनसे क्या होंगी, टरबाइन मूव करेंगी और यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी कि एनर्जी जनरेट की जाएगी और उसका उपयोग किया जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या फिर यानी कि बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। ये हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, बस इन्हीं चारों में से हमें चूज करना है किसमें सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर दिया गया है कि नदी, घाटी या फिर बेसिन, ये क्या है। तो बेसिन मोस्टली क्या होता है कि कोई नदी निकली, कहीं से उद्गमित होती है, तो ये अलग अलग स्रोतों से बह करके आती है, फिर एक मुख्य धारा बनाती है। फिर क्या होता है, मुख्य धारा में भी कुछ सहायक नदियाँ आकर के जुड़ जाती हैं और फिर ये आगे विस्तृत होकर के किसी और बड़े जाकर के अपने किसी वाटर बॉडी में जाकर के शामिल हो जाती है। तो ये जितना ये प्रवाह क्षेत्र होता है कुल मिला करके, इसके किसी मोस्टली किसी नदी का, तो उसको कुल मिला करके उसे नदी, घाटी या फिर बेसिन कहा जाता है। अब यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो महानदी है इसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र है, यानी कि बेसिन है। अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1,41,589 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होगा बेसिन का। और ये प्रवाहित कहाँ होगी, तो इसके प्रवाहित होने की बात करें तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह यानी कि या फिर अपवाह क्षेत्र है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी का जो अपवाह क्षेत्र हो जाता है वो हो जाएगा 98,796। ये भी क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर स्क्वायर यानी या फिर कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर। कावेरी नदी का अगर बेसिन की अगर बात करें कितना इसका अपवाह क्षेत्र है, तो ये हो जाता है आपका 81,155 किलोमीटर स्क्वायर। और ताप्ती नदी सबसे लास्ट में आएगी, यानी कि ये 4th नंबर पे आएगी बेसिन के क्षेत्रफल के मामले में। अब देख लेते हैं कुछ नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी के बारे में क्या बताया गया है कि इसके अगर उद्गम की बात करें तो ये देखो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है, और ये मध्य प्रदेश में जो बहती है नदी, तो मध्य प्रदेश में बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है।
अब ये प्रवाहित होती है विंध्य जो श्रेणी है और ये सतपुड़ा श्रेणी है, इसके मध्य में भ्रंश घाटी से होकर के ये प्रवाहित होती है और ये किसकी तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। और ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने की वजह से ये यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये सबसे अच्छा यहाँ पर बनता है आपका फैक्ट। और अगर बात करती है कहाँ कहाँ से होकर के बहती है, तो एक तो मध्य प्रदेश से होकर के बहेगी, छत्तीसगढ़ से होकर के इनका क्षेत्र होगा, गुजरात हो जाएगा और इसी तरीके से महाराष्ट्र, तो ये इनका अपवाह क्षेत्र हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी का जो विस्तार हो जाता है वो आपका कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक होगा, फिर क्या हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा और एक यहाँ पर यूटी हो जाएगा। यूटी यानी कि इस तरीके से जो पुदुचेरी हो जाएगा वो एक यूटी हो जाएगा और 3 क्या हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे। तो एक यहाँ पर है कावेरी नदी जल विवाद वाला जो मामला है, तो ये 3 राज्य और एक जो यूनियन टेरिटरी है इनके मध्य की बात है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इन पे कुछ बांध बनाए गए हैं। तो कर्नाटक में बनाया गया है आपका शिव समुद्रम बांध जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पर जो केरल में बनाया गया है उसका नाम है आपका मुल्ला पेरियार बांध, इसे ध्यान रखना है। फिर तमिलनाडु में जो बनाया गया है उसका नाम है मैट्टूर बांध। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना है। ताप्ती नदी वाला जो रीजन है ये क्या है, तो ताप्ती नदी प्रवाहित होती है आपका मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया। इसके उद्गम की बात करें तो जो सतपुड़ा रेंज है वहां से इसका उद्गम होता है और सतपुड़ा रेंज का भी एक पार्ट है वो है पूर्वी मध्य भाग, वहां से इनका उद्गम होगा, इसका उद्गम होगा। अब यहां पर देख लेते हैं ये भी क्या होगा, नर्मदा नदी है उसके दक्षिण में प्रवाहित होगी और ये पश्चिम की तरफ ही प्रवाहित होती है नदी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं, जो 2 सही सुमेलित हैं वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहां पर पहले वाले में जो दिया गया है जनजातियां, और वो जनजातियां किस राज्य से संबंधित हैं। यहां पर एक जो चीज दी गई है आपसे यहां पेपर में, तो ये केरिया लिखा हुआ है, तो केरिया की जगह पर अगर हम खेरिया कर लें तो ये चीज क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और खेरिया का संबंध यहां पर उड़ीसा से है, तो ये सही हो जाता है। अब फिर यहां पर दिया गया है कुकी, तो कुकी और यानदी ये सही सुमिलित नहीं है, जबकि पालियान तमिलनाडु से है। तो यहाँ पर 1 और 4 सही सुमिलित, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कुकी दिया गया है इसका संबंध कहाँ से है, ये जो पूर्वोत्तर भारत है उससे संबंध है इनका। अब जो यानदी दिया गया है उनका राजस्थान से ना होकर के ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर हमें लिस्ट सूची दी गई थी जिसे हमें मैच करना था, सुमिलित करना था, और इस तरीके से जो सही कोड होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। जो सूची फर्स्ट दी गई उसमें कुछ क्रांतियां दी गई, कौन सी क्रांति है, और यहाँ पर दूसरी जो सूची दी गई है इसमें संबंध बताया गया है कि किससे किसका संबंध है। तो यहाँ पर दिया गया कि गोल्डन क्रांति, तो गोल्डन क्रांति का संबंध जो है वो बागवानी तथा शहद से है, और तो यहाँ पर दूसरा हो जाता है। और फिर यहाँ पर दिया गया है ग्रे क्रांति, तो ग्रे क्रांति हो जाती है उर्वरक उत्पादन से, तो जो उर्वरक उत्पादन किससे होगा, तो ये सी में मैच कर रहा है। फिर पीली क्रांति की अगर बात करें तो तिलहन का जो उत्पादन होता है जिनसे तेल निकलता है, तो ये पीली क्रांति हो जाती है। और काली यानी कि ब्लैक क्रांति जो है वो पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरीके से आपका जो विकल्प सी होगा वो सही उत्तर हो जाता है यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही हैं, हमें वो बताना है। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया एक कथन दिया गया है पहला, तो पहले कथन में हमें ये बताया गया है कि भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत हो जाता है। फिर दिया गया है कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये वाला विकल्प या कथन सही हो जाता है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो यह तीसरा वाला भी सही हो जाता है। और भारत पूरी तरह से
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये जो पहला और चौथा जो है वो गलत हो जाते हैं। तो सही उत्तर आपका जो हो जाएगा वो सी वाला होगा, यानी कि 2 और 3 ये यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो यहाँ पर हमसे ये बताया गया है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। तो छठा सबसे बड़ा देश ना हो करके ये 7वां सबसे बड़ा देश है, क्योंकि सबसे बड़ा देश यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है आपका कनाडा, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाता है ये कनाडा का हो जाता है, तो ये 2 नंबर पे हो जाएगा। फिर यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये अलास्का वाला भाग मिला करके और ये वाला भाग मिला करके यूएसए का पार्ट बनता है, तो ये तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हम यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो 4th नंबर पर आता है, यानी कि चौथे नंबर पर, 3rd नंबर पर, तो ये 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3। अब चौथे नंबर पर आपका जो आएगा वो चीन आएगा। अब 5वें नंबर पर जो आपका हो जाएगा वो ब्राज़ील हो जाएगा, और 6ठे नंबर पर जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, और उसके बाद में ये 7वें नंबर पर आपका जो आता है वो भारत हो जाता है, ये 7th नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में। अब यहाँ पर एक जो दूसरा कथन दिया गया था कि 2.4% का जो क्षेत्र है उसे कवर करता है संसार का, तो ये वाला जितना ये वाला जो पार्ट दिया गया है 2.4% जो भूभाग है टोटल विश्व का यानी कि पृथ्वी का, वो कवर करता है भारत। अब फिर यहाँ पर जो तीसरा कथन था उसे देख लेते हैं कि कर्क रेखा दिया गया है कि कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। फिर जो 2 अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार की बात चल रही है, तो ये देख लेते हैं अक्षांश होते कौन हैं। तो ये वाली जो लाइनें पड़ी होती हैं ये वाली, तो ये अक्षांश हो जाती हैं, और जो ये खड़ी लाइनें हैं ये देशांतर हो जाती है। तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा ये गुजरती है भारत के बीचों बीच से होकर के, जो लगभग क्या होता है भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। अब बात कर लेते हैं ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसके जो गुजरने की लोकेशन है वो सबसे पहले गुजरात से गुजरेगी, फिर यहाँ पर राजस्थान से, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बाद में ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में ये झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल, इसके बाद में आपका हो जाएगा त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इस तरीके से क्या हो जाएगा, कुल 8 राज्यों से ये गुजरती है भारत के। यहाँ पर जो दिया गया था 4th वाला पार्ट, 4th में हमसे ये कहा गया था कि भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो बात कही गई है कि पूरी तरह से, तो ये गलत हो जाता है। पूरी तरह से क्यों नहीं है, क्योंकि यह विषुवत रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री जो है दक्षिण, इनके जो बीच का भाग होता है वह उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। ये वाला जो रीजन हो जाता है ये उष्ण कटिबंधीय कहा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो भारत की, तो पूरी तरीके से ना स्थित होकर के सिर्फ इतना वाला जो पार्ट है, इसका दक्षिण वाला हिस्सा ये उष्ण कटिबंधीय में आता है, जबकि ऊपर वाला नहीं आता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें तो ये उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में जो मकर रेखा है, ये भी जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है। देखो ये भूमध्य रेखा है, इसके आसपास वाले क्षेत्र में जो रीजन है या क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय रीजन कहा जाता है, जैसा कि ये वाला पार्ट जो हो जाता है। और भारत यहाँ पर क्या है, सिर्फ इतने को कवर करता है, ना कि पूरा जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट कौन सी है 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य में लौह अयस्क जो हैं वो प्रमुख उत्पादक रहे हैं। तो 2 जो लौह अयस्क उत्पादक रहे हैं वो कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर आपका उड़ीसा हो जाएगा, दूसरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में जो सूची दिया गया जिसमें हमें मिलान करना था और कोड को आइडेंटिफाई करके हमें सही उत्तर बताना था। तो सूची जो फर्स्ट दी गई है और सूची जो सेकंड दी गई है, सूची फर्स्ट में कहा गया है कि कुछ महासागर हैं उनके नाम दिए गए हैं और इनका जो सबसे गहरा बिंदु है, ठीक है, अधिकतम गहरा बिंदु यानी कि जिन्हें हम ट्रेंच भी कहते हैं, तो उनसे हमें मिलान करना है। और इनकी लोकेशन कहाँ पर देख लेते हैं। तो जो प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर में क्या हो जाता है, जो मैरियाना ट्रेंच है वो स्थित, यानी कि मैरियाना गर्त, तो ये 3 नंबर हो जाता है। और ये क्या है, धरती पर सबसे गहरा बिंदु है, सबसे गहराई वाला सबसे निम्नतम बिंदु है। अब यहाँ पर जो आर्कटिक दिया गया है,
तो आर्कटिक में स्थित है आपका मैलॉय गर्त, यानी कि मैलॉय ट्रेंच भी कह सकते हैं, ये 4th हो जाता है। फिर दिया गया है सी में दिया गया है हिंद महासागर की बात कही जा रही है, तो हिंद महासागर में स्थित है आपका सुंडा गर्त। इसी तरीके से अंध यानी कि अटलांटिक जो महासागर है इसमें स्थित है प्यूर्टो रिको गर्त। तो इस तरीके से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 ये आपका सही मैचिंग हो जाएगी। अब देखते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब शनि ग्रह की अगर बात करें और इसके जो वायुमंडल में गैसों की अगर मात्रा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गैस है वो हाइड्रोजन पाई जाती है, और उसके बाद में जो गैस बचती है वो पाई जाती है हीलियम। हाइड्रोजन की मात्रा जो है परसेंटेज में बात करें तो वो 75% पाई जाती है, जबकि यहाँ पर अगर लगभग अगर बात करें तो ये 25% यहाँ पर हीलियम पाई जाती है, तब तो ये 100% हो गया। जबकि यहाँ पर ना हाइड्रोजन है ना ही यहाँ पर हीलियम है। यहाँ पर कुछ अल्प मात्रा में भी गैसें पाई जाती हैं। अल्प मात्रा में जो गैसें पाई जाती हैं उनमें होती है आपकी मीथेन हो जाती है, और दूसरी हो जाती है वाटर आइस हो जाती है, यानी कि जिन्हें हम क्या कहेंगे जल हिम। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, मीथेन। यहाँ पर हमें अल्प मात्रा में जो गैस दी गई थी उसके बारे में यहाँ पर हमसे सवाल पूछा गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह जो है ये क्या है, सूर्य से जो इधर बढ़ेंगे ये सूर्य हो जाता है, और इधर जब हम बढ़ते हैं तो ये हमारा किस नंबर का ग्रह हो जाता है, ये 6ठे नंबर का ग्रह हो जाता है। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सैटर्न यानी कि शनि जो है ये 6th नंबर पर आता है, और ये क्या हो जाएगा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि ये सेकंड जो है हाईएस्ट है, और सबसे बड़ा जो हो जाता है ये जुपिटर यानी कि बृहस्पति हो जाता है। अब टाइटन जो हो जाता है, आपने नाम सुना होगा, एक क्या है टाइटन उपग्रह है, तो ये शनि का उपग्रह है। और एक और उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। तो गैनीमेड आपका जो जुपिटर है इसका एक उपग्रह है, और गैनीमेड सबसे बड़ा है उपग्रह। उसके बाद में सौरमंडल में टाइटन है, मतलब आकार में टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर यहाँ पर बात देख लेते हैं कि सूर्य से इधर की क्रम में क्या हो जाता है, पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। और एस्टेरॉयड बेल्ट का जो क्वेश्चन बनता है वो कहाँ पर, मंगल और बृहस्पति के मध्य में एस्टेरॉयड जो बेल्ट है वो स्थित है। तो ये फैक्ट हो जाते हैं आपके कुछ एग्जाम के लायक। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि म्यांमार का जो पेगु योमा क्षेत्र है तो ये किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। विकल्प सी, खनिज तेल के लिए ये फेमस है। अब बात कर लेते हैं पेगु योमा के बारे में। म्यांमार में जो इसकी लोकेशन है पेगु योमा, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं बोगो योमा। तो ये नाम बदल करके भी अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है पेगु योमा, या फिर दूसरे नाम से बागो योमा। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो म्यांमार के मध्य क्षेत्र में यह एक क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, जो ये आप रेड कलर का देख पा रहे हो। इसकी लोकेशन क्या है, तो ये इरावदी जो नदी है और उसके बाद में क्या है सीताउन नदी। तो इनके जो मध्य में जो लोकेशन है इसकी है जो स्थित है ये पेगु योमा या फिर बागो योमा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। तो इराक हो जाता है, इराक में सुन्नी त्रिकोण हो जाता है। ये इराक है और इराक में सुन्नी त्रिकोण, तो कौन भाग नहीं है सिर्फ उसकी बात करते हैं। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो बसरा है वो इसका भाग नहीं है। बाकी जो बात करते हैं रमादी, बगदाद और टिकरित, तो ये इसके भाग हैं। अब ट्रेंगल की अगर जब बात करें तो ये वाला जो पोर्शन हो जाता है, आप देख पा रहे होगे 1, 2, 3, तो ये ट्रेंगल जो होता है यानी कि जो त्रिकोण है इसे सुन्नी त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। तो सुन्नी त्रिकोण बगदाद के उत्तर पश्चिम में इराक का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें ज्यादातर सुन्नी अरब मुस्लिम रहते हैं, इसलिए इसे क्या दिया गया, सुन्नी त्रिकोण नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसके लोकेशन की स्थिति की बात करते हैं। तो मोटे तौर पर त्रिकोणीय क्षेत्र के बंद में यहाँ पर बगदाद क्या है, दक्षिण पूर्व बिंदु है।
तो ये जो दक्षिण पूर्व बिंदु है यहाँ पर ये बगदाद वाला हो जाता है, रमादी दक्षिण पश्चिम में तो ये वाला रमादी वाला हो जाता है, और टिकरित जो हो जाता है ये उत्तर में हो जाता है। अब अगर बात करते हैं ये त्रिकोण, सुन्नी त्रिकोण नाम क्यों दिया गया, तो ये 3 लोकेशन हो गई। उसके बाद में कुछ इतिहास से इसका लेना देना है। वो यह है कि यह क्षेत्र पूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की जो सरकार के लिए मजबूत समर्थन का केंद्र रहा है, ये वाला जो रीजन है त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल। 1970 के दशक में कई सरकारी कर्मचारी, राजनेता और सैन्य नेता इसी क्षेत्र से आए थे। फिर क्या हुआ कि सद्दाम स्वयं जो है टिकरित के बाहरी क्षेत्र में पैदा हुए थे, यानी कि 2003 में इराक पर जो आक्रमण के बाद यह क्षेत्र क्या है, गठबंधन शासन के सशस्त्र सुन्नी विद्रोह का जो है केंद्र बना था। तो इसका यह एक क्या हो जाता है, ऐतिहासिक पक्ष हो जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया था कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक तो अभिकथन दिया गया है, दूसरे में उसका कारण दिया गया है, कारण कहा गया है। तो अभिकथन में हमसे ये कहा गया है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में शीत जो वर्षा है शीत ऋतु में होती है। अब यहाँ पे कारण क्या दिया गया है कि गर्मियों में ये क्षेत्र जो है शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। नीचे यहाँ पर कुछ कूट दिए गए यानी कि कोड दिए गए हैं, और इनमें हमारे लिए कौन सा सही है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है विकल्प डी, ये आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर यहाँ पर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भूमध्य सागरीय जलवायु है क्या, भूमध्य सागर है, उसके आसपास की जो जलवायु की जो स्थितियां बनती हैं उस जलवायु को सम्मिलित रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु का नाम दे दिया गया, और जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो इसी के माध्यम से होती है। अब अगर गर्मियों की बात करें तो यहाँ पर शुष्क जो स्थलीय हवाएं होती हैं उनका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी पुष्टि नहीं करता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसमें कहा गया कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक है अभिकथन, दूसरा उसका कारण दिया गया है। अभिकथन में बताया जा रहा है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। दूसरा कथन कारण जो है वो कह रहा है कि उत्तरी चिली का जो एंडीज क्षेत्र है वो पोर्फिरी जो तांबा है उसके विशालतम निक्षेप से संपन्न है, यानी कि समृद्ध है पूरी तरीके से। अब इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो आपका विकल्प बी है वो सही उत्तर होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। किस तरीके से, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। अब ये चिली वाला क्षेत्र हो जाता है दक्षिण जो अमेरिका है उसके भाग में ये चिली देश है। अब यहाँ पर जो है एंडीज जो पर्वतमाला है, तो एंडीज पर्वत का जो कौन सा है, उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र है। तो ये वाला एंडीज वाला जो पार्ट हो जाता है यहाँ पर, तो ये उत्तरी वाला जो पार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो ये तांबे से के जो निक्षेप है उनसे समृद्ध है और ये उसकी लोकेशन हो जाए। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं कि काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये किस देश में स्थित है वही हमारा सही उत्तर होगा। तो विकल्प सी जो हो जाएगा आपका वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो तुर्कमेनिस्तान है वहाँ पर काराकुम जो डिजर्ट है उसकी लोकेशन है, यानी कि वो वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है वो सही उत्तर होता है, यानी कि तुर्कमेनिस्तान। लेकिन अभी अगर और क्वेश्चन को डीपली जानना चाहें तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि नवीनतम जो विस्तार हो रहा है इस डिजर्ट का, इस रेगिस्तान का, तो वो हो रहा है कजाकिस्तान में। तो इस तरीके से विकल्प बी भी आपका, विकल्प बी और सी दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विकल्प सी मुख्यतया सही उत्तर होगा। काराकुम डिजर्ट का यानी कि जो रेगिस्तान है उसका कुल भाग का 70% जो है विस्तार वो तुर्कमेनिस्तान में है। अब इसको काराकुम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो डेजर्ट है यानी कि जो मरुस्थल है, तो यहाँ पर जो सैंड है, बालू जो पाई जाती है वो काले कलर की होती है। तो काराकुम का मतलब होता है ब्लैक सैंड यानी कि काली रेत। अब देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि दक्षिण पूर्व एशिया में यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है कौन, बोर्नियो द्वीप। इसके संदर्भ में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है या है। पहला कथन कह रहा है कि यह 3 देशों में विभाजित है। दूसरा कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है।
तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो इसलिए जो विकल्प ए हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 3 देश हो जाते हैं और ज्वालामुखी निक्षेप से इनकी उत्पत्ति होती है, इस द्वीप की उत्पत्ति हुई है। अब 3 देश हैं कौन कौन से, तो पहला तो हो जाता है आपका ब्रुनेई हो जाता है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। फिर मलेशिया हो जाता है, तो ये वाला जो पार्ट इतना हो जाता है वो मलेशिया का हो जाता है। बाकी जो ये येलो कलर का जो पार्ट बचता है इस द्वीप का, जो ब्रुनेई द्वीप दिया गया है, वो हो जाता है इंडोनेशिया का। और इसकी उत्पत्ति क्या है, ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प ए सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस वाले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध जो रुर कोयला क्षेत्र है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। आपका विकल्प ए यानी कि इसकी जो लोकेशन है वो जर्मनी में है। जर्मनी में कहाँ पर है, तो ये रुर नदी के किनारे जो कोयला का क्षेत्र है वो स्थित है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है और इसी को रुर प्रदेश भी कहा जाता है। अब रुर क्या है, तो रुर जर्मनी में एक नदी है, रुर डिस्ट्रिक्ट है, इसके आसपास क्या है, ये रुर नदी के किनारे पर है। और इस नदी के मध्य में क्या है, नदी घाटी के मध्य में कोयला के खनन किया जाता है और इसी के आसपास कुछ जो है औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। इसलिए ये जर्मनी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसलिए इसको रुर क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अगला यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल अवरुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री। तो स्थल अवरुद्ध देश की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो बोलिविया हो जाता है, विकल्प बी। तो ये देखो बोलिविया का पार्ट हो जाता है और ये दक्षिण अमेरिका के बारे में मुख्यतः पूछा जा रहा है। अब सूरीनाम की बात करें तो ये सूरीनाम हो जाता है। अब उरुग्वे की बात करें तो ये उरुग्वे पार्ट हो जाता है। इसी तरीके से पेरू की अगर बात करें तो ये पेरू हो जाता है। अब दक्षिण जो अमेरिका है वहां पर अगर हमें ये याद रखना हो कि स्थल अवरुद्ध देश हैं कौन कौन से, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली कोई बात ही नहीं, सिर्फ आपको 2 देश याद रखने हैं। पहला तो आपने यहाँ पर देख लिया कि बोलिविया है, तो ये देखो बोलिविया हो जाता है, ठीक। दूसरा यहाँ पर पराग्वे जो दिया गया है, तो ये दूसरा क्या हो जाता है, पराग्वे। तो ये 2 देश हो जाते हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं। बाकी सब क्या है, समुद्र तट से देखो सीमा जो है लगभग वो साझा करते हैं। तो ये याद करने का आसान तरीका कि 2 देश, पहला क्या है पराग्वे और दूसरा क्या है बोलिविया। कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें क्या करना है, मैच करना है। सूची फर्स्ट में हमें क्या दिया गया था कि केंद्र दिए गए हैं और सूची आपका जो सेकंड है उसमें हमें कुछ सूचियां दी गई हैं। तो इन्हें हमें क्या करना है, बताना है, मैच करना है और कोड को आइडेंटिफाई करना है और वही कोड हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला जो यहाँ पर दिया गया है ओसाका, तो ओसाका किसके लिए फेमस है, किस उद्योग के लिए, तो ये सूती वस्त्र जो हैं उनके के लिए फेमस है। फिर यहाँ पर दिया गया है डेट्रॉयट, तो डेट्रॉयट की अगर बात करें तो ये मोटर वाहन से इसका संबंध है, यानी कि उद्योग से। क्यूबा की अगर बात करते हैं तो ये सिगार जो हो जाता है, सिगार उद्योग के लिए है। और सेंट पीटर्सबर्ग की अगर बात करें तो ये पोत निर्माण के लिए है, यानी कि इसका पोत निर्माण का उद्योग यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से जो विकल्प बी हो जाता है 3 4 1 2, ये इसका मैचिंग यानी कि सही कोड आपका उत्तर हो जाएगा। तो थैंक यू, उम्मीद है आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। बाकी आपके जो व्यू हैं, आपके क्या रिक्वायरमेंट हैं, वो आप कमेंट करके मुझे बताएं। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए